नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपके सामने हाजिर हूँ आज फिर से एक अपडेट लेकर। चलिए हम शुरुआत करते हैं कि आज की क्या अपडेट है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो बेसिकली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में पीएचडी की पोस्ट आ रखी है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का ये एडवर्टीजमेंट है और जिसमें सिलेक्शन ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो के लिए पोस्ट आ रखी है। नंबर ऑफ फेलोज 105 होंगे, इंडिकेटिव वाले हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर जेआरएफ। तो किसके लिए है? बेसिकली ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए ये पोस्ट है। तो एप्लीकेंट आर इनवाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो एट दिस सेंटर। ये किस सेंटर में है? तो बेसिकली ये मुंबई के सेंटर पे होगा। तो ऑल द कैंडिडेट विल रजिस्टर्ड फॉर पीएचडी इन होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट। वहाँ आप अपना पीएचडी इनरोल कर सकते हैं। HBNI मतलब होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। मतलब ये जो HBNI है वो एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट है बेसिकली, और इसे होमी जहांगीर भाभा जी सर के नाम से इसको स्थापित किया गया था, इसे बनाया गया था। वहीं पर आपको पीएचडी करने का मौका मिल रहा है। और बेसिकली इसमें एरिया ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन साइंस डिसिप्लिन्स। तो इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, लाइफ साइंस भी है। तो बेसिकली हम यहाँ केवल अभी लाइफ साइंस की बात करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप डेफिनेटली वेबसाइट पर विजिट करिए और आपको वहाँ आपके सब्जेक्ट के बारे में मिल जाएगा डिटेल। तो यहाँ लाइफ साइंस के बारे में देखते हैं कि ये कौन सा फील्ड है और इसमें किन किन लोग एलिजिबल हैं। तो एरिया ऑफ रिसर्च रहने वाला है कैंसर बायोलॉजी, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक्स, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोम, टारगेटेड थेरेपी, फंक्शनल ऑर्गेनिक मटेरियल, लो एंड हाई रेडिएशन डोज ऑफ रिस्पॉन्स, न्यूक्लियर मेडिसिन, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी ऑफ प्रोटीन्स, प्रोकैरियोट स्ट्रेस बायोलॉजी, बायो रेमेडिएशन। तो बायो रेमेडिएशन आपके लिए हो सकता है। फिर क्रिस्पर बायोलॉजी, ये बहुत ट्रेंडिंग में है। फिर टीबी डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट, म्यूटेशन ब्रीडिंग, प्लांट एंड एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रेडिएशन ट्रीटमेंट ऑफ फूड, फूड प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग, बायोसेंसर एंड पेस्ट कंट्रोल, बायोफिल्म, बायोफॉलिंग एंड थर्मल इकोलॉजी। इतने सारे एरिया हैं जिसमें वो आपको अप्रोच लगा सकते हैं आप वहाँ पीएचडी के लिए, या फिर आप इनमें इनरोल कर सकते हैं। ये एरिया ऑफ रिसर्च रहने वाला है, सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही एमएससी में। ये एरिया ऑफ रिसर्च जो आप वहाँ पीएचडी करेंगे उसके लिए बात हो रही है। फिर एज लिमिट क्या होगी इसके बारे में जान लेते हैं। तो एज लिमिट जैसा आप देख रहे हैं, द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल, वो इंडिया का ही होना चाहिए। द कैंडिडेट शुड बी लेस देन 28, ये नोट डाउन करने वाली बात है, ऑफ एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रेसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, एज रिलैक्सेशन इज एप्लीकेबल अप टू 3 ईयर इन केस ऑफ ओबीसी, अदर बैकवर्ड जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए। फिर एप्लीकेंट्स 5 ईयर इन केस ऑफ एससी और एसटी में आप अगर रिजर्वेशन में आते हैं तो एप्लीकेंट है, एंड 10 ईयर इन केस ऑफ पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, मतलब पीडब्ल्यूडी के लिए या जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए लगभग 10 साल की यहाँ पर छूट दी जा रही है एज में। नोट रखिएगा आप कि ओनली एसएससी मतलब 10th के बेसिस पर जो रिजल्ट में आपका 10th में लिखा है उसी से डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट किया जाएगा और कोई वैलिड यहाँ नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाह रहे हैं, उसके लिए हम बात कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैंडिडेट शुड हैव consistently good academic record, should have secure minimum 60% aggregate in BSc and 55% aggregate in MSc from a recognized university। मिनिमम 60 BSc में होना चाहिए और मिनिमम 55% MSc में होना चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो अ कैंडिडेट दोज हु हैव कंप्लीटेड और अवेटिंग, जिनका रिजल्ट वेट में चल रहा है या फिर जिन्होंने कंप्लीट कर रखा है, द फाइनल रिजल्ट ऑफ एमएससी डिग्री में ऑल्सो अप्लाई, तो वो जो वेट कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनका हो चुका वो तो कर ही सकते हैं। However, such candidate should necessarily upload the copies of marksheet ऑफ बीएससी का डिग्री का होना चाहिए, ध्यान रखना, एंड कॉपी ऑफ एमएससी फर्स्ट ईयर मार्कशीट अलोंग विद द एप्लीकेंट। तो आप ये अपलोड कर सकते हैं, वो भी फर्स्ट ईयर का यहाँ मार्कशीट बोल रहा है। सच कैंडिडेट शुड हैव स्कोर मार्क अबव 60% एग्रीगेट until the previous semester या year the minimum aggregate is 60% in BSc level, ये तो नेसेसरी है। मतलब कि अगर आप एमएससी में वेटिंग कर रहे हैं तो आप फर्स्ट ईयर का डाल सकते हैं, या जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर उसको डाल सकते हैं, या फिर अगर आपका आ गया तो आप फाइनल डालिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। फिर अगले पॉइंट में यहाँ बोल रहा है इन केस अपीयरिंग कैंडिडेट आर सेलेक्टेड फॉर जेआरएफ, अगर जिन्होंने अपीयर किया वो सेलेक्टेड हो जाते हैं तो दे शुड सिक्योर 55% इन एग्रीगेट इन दी एमएससी, जो रिजल्ट अवेटेड में थे उनका 55 होना ही चाहिए, अदरवाइज वो एलिजिबल फिर नहीं होंगे। तो एग्रीगेटेड इन दी एमएससी एग्जामिनेशन एंड सबमिट देयर एमएससी डिग्री एंड मार्क्स इट ऑन द डेट ऑफ द इंटरव्यू, फेलिंग इन विच देयर कैंडिडेचर मे बी टर्मिनेटेड, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हो सकता है आपको वो टर्मिनेट कर दें या आपको एलिजिबल ही ना रखें वहाँ एडमिशन लेने के लिए पीएचडी में। Candidate with 5-year integrated MSc degree should have secure minimum 55%, जिन्होंने MSc या BS MS की डुअल डिग्री कर रखी है उनके लिए ये बात हो रही है। फिर अगर MSc इंटीग्रेटेड MSc में एलिजिबल क्वालिफिकेशन किन सब्जेक्ट में होना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। तो पहले इधर देख लीजिए, MSc लाइफ साइंस से है, तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो लाइफ साइंसेस में बात हो सकती है, या फिर बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी होना चाहिए, एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल हैं, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मराइन बायोलॉजी में भी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक्स, प्लांट साइंस, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एनिमल साइंस, बायोमेडिकल साइंसेस या बायो साइंसेस, जो इसमें एमएससी कर रखे हैं वो एलिजिबल हैं। फिर MSc applicants should have at least one of the following subject at BSc level, मतलब BSc में एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक तो फिजिक्स होना चाहिए, और की बात हो रही है केमिस्ट्री होना चाहिए, और बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री होना चाहिए एज मेन सब्जेक्ट। इन केस ऑफ 5-year integrated MSc candidate should have studied one of the above subject, सब्सिडियरी या इस लेवल पे उसकी पढ़ाई होनी चाहिए अगर वो इंटीग्रेटेड वाले थे, तो एक कोई होना चाहिए, सबकी बात नहीं हो रही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चरल, ये कोई एक होना चाहिए। फिर अगर देखें कि एमएससी विथ एमएससी इंटीग्रेटेड इन एमएससी, तो अगर किसी का फिशरीज है, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एग्रोनॉमी है, एनिमल हस्बेंड्री है, बायो एनालिटिक्स साइंस है, पॉलीमर साइंस है, मेडिसिन या मेडिकल साइंसेस है, फार्मास्यूटिकल और होम साइंस है, नॉट एलिजिबल, ध्यान रखना वो एलिजिबल नहीं है। और कैंडिडेट विथ बीटेक एमटेक डिग्री इन एनी ऑफ द लाइफ साइंस डिसिप्लिन ऑल्सो नॉट एलिजिबल, वो भी एलिजिबल नहीं होंगे। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है फॉर्म फिलअप करते समय। फिर आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इसके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसमें देखते हैं तो इन एडिशन टू दी अबव ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर इन सक्सेसफुल क्लियर एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू, मतलब कि आपको नीचे दिए हुए कोई एक एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना जरूरी है। शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू BARC में, फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा मुंबई। Applicant will be scrutinized and suitability of candidate will be decided on the basis of academic performance and qualifying examination। तो उनका इंटरव्यू भी होगा और उनके परफॉर्मेंस कैसा रहे हैं उनके बेसिस पर उनको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो आपको क्या क्या चाहिए, तो आपके पास वैलिड CSIR UGC नेट फेलोशिप होना चाहिए। ध्यान रहे सेट और स्लेट या LS एलिजिबल नहीं है,
फिर विथ वैलिड जेस्ट स्कोर, जेस्ट का स्कोर हो सकता है, बेसिकली ये फिजिक्स वालों के लिए ज्यादा काम आएगा। विथ अ वैलिड ICAR JRF टेस्ट या ICAR JRF, तो ये बहुत अच्छी बात है लाइफ साइंस वालों के लिए, अगर आपने ICMR या ICAR एग्रीकल्चर वाला भी क्वालिफाई किया है तो। फिर DBT बायोटेक्नोलॉजी को भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो अभी हुआ आपने दिया, जिन्होंने क्वालिफाई किया वो भी एलिजिबल होंगे। या वैलिड गेट स्कोर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी में वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, तो भी वो एलिजिबल होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, तो एप्लीकेंट विल बी स्क्रूटनाइज, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड, इंटरव्यू बेसिस ऑफ क्या, एकेडमिक परफॉर्मेंस और स्कोर ऑब्टेन इन नेशनल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, मतलब ये रैंक से बात हो रही है कहीं ना कहीं। द रिकमेंडेशन एंड डिसीजंस ऑफ द सिलेक्शन कमिटी विल बी फाइनल, और वो फाइनल होगा, आप उसमें चेंज कुछ नहीं करा सकते। जो सिलेक्शन कमिटी होगी वही डिसाइड करेंगे कि किनको लेना है और किनको नहीं लेना है, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, उनके रैंक के बेसिस पर ये बात हो रही है, और इंटरव्यू के बेसिस पर। द फर्स्ट स्क्रीनिंग विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स ऑन द एप्लीकेंट, तो सबसे पहला स्क्रीनिंग क्या होगा कि जो पहला उन्होंने स्कोर जो कुछ भी कर रखा उसके बेसिस पर होगा। फिर फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट विल बी मेड ऑन द परफॉर्मेंस इन नेशन वाइड स्क्रीनिंग टेस्ट, मतलब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के बेसिस पर होगा कि फिर आपका कैसा क्वालिफिकेशन है, आपने कितना अच्छा रैंक सिक्योर किया है, इसके ऊपर रहने वाला है। एप्लीकेशन की फीस क्या होगी, 500 होने वाली है, तो ये ध्यान रखिएगा। पेएबल इन टाइम ऑफ सबमिशन, आप UPI से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर, लेकिन एप्लीकेशन फी एग्जम्प्टेड वुमेन कैंडिडेट एंड बिलोंगिंग टू ST/SC पर्सन या फिर PWD के लिए, तो वुमेन्स के लिए या ST/SC रिजर्व के लिए या फिर PWD के लिए फ्री है ये फॉर्म, ध्यान रखिएगा। फिर अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट होते हैं तो क्या ट्रेवलिंग और अलावेंस आपको अलाउ है, तो कैंडिडेट कॉल फॉर द इंटरव्यू विल बी रीइंबर्स, उनको उनके अकाउंट में जाएगा, मतलब पहले आपको खुद देना होगा। फॉर थर्ड AC रेलवे फेयर शॉर्टलिस्टेड रूट, शॉर्टेस्ट जो छोटा सा सबसे कम रूट वाला एरिया होगा वहां से उनको फेयर दे दिया जाएगा, मतलब ये नहीं कि आप घूम के आ रहे हैं फिर आपको सारा मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। और रजिस्टर्ड एड्रेस सिटी, जहां से आप एड्रेस डालेंगे उस अपने फॉर्म में, उसकी बात हो रही है। मेंशन इन द एप्लीकेशन मुंबई एज पर रूल्स इन केस ऑफ कैंडिडेट ट्रेवल बाय एयर ओनली द AC3 टायर नॉर्मल फेयर और एक्चुअल फेयर whichever is less from the registered address mentioned in their applicant to Mumbai will be reimbursed। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है एयर टिकट या फिर इस चीज के लिए। मेडिकल क्या होगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं, तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट, ये ध्यान रखिए कि सिलेक्शन के बाद आपको मेडिकल सुविधा मिलेगी, एलिजिबल टू ज्वाइन द कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम ऑफ द सेंटर फॉर सेल्फ ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब कंट्रीब्यूशन, तो वो आपको ध्यान, जो भी प्रिस्क्राइब किया गया होगा उसका आपको रीइंबर्स या फिर पैसे मिलने के लिए आपको एलिजिबल होंगे आप। ठीक है, फिर फेलोशिप का क्या होगा और उसका टेन्योर क्या होगा, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इनिशियली टेकन एज JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप, विल बी पेड अ फेलोशिप 31,000 पर मंथ। The fellowship will be provided initially for a period of 2 years। फिर उसके बाद continuation of the fellowship is subjected to satisfactory performance, मतलब परफॉर्मेंस उनका अच्छा भी होना चाहिए, नहीं कि जाके सो रहे हैं। एंड रिव्यू एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल उनको रिव्यू किया जाएगा ऑन सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। द टेन्योर ऑफ फेलोशिप विल बी फर्दर एक्सटेंडेड एंड अपग्रेडेड इनटू SRF, जिसमें आपको 35,000 मिलेगा कैंडिडेट के हिसाब से। फिर द टोटल पीरियड ऑफ फेलोशिप सेल इन नो केस एक्सीड 5 ईयर, 5 ईयर से ये ज़्यादा नहीं होगा। दे आर एंटाइटल्ड फॉर द कॉन्टीजेंसी ग्रांटेड इंक्लूडिंग बुक अलावेंस ऑफ 40,000 पर ईयर, तो 40,000 का उनको आपको अलावेंस भी मिलेगा अलग से। ठीक है, फिर अगर एकोमोडेशन की बात हो रही है तो एकोमोडेशन आपको मिलेगा, यहाँ पास देखते हैं क्या एकोमोडेशन है। तो द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड सब्सिडाइज्ड हॉस्टल एकोमोडेशन एंड PhD प्रोग्राम बीइंग
रेसिडेंशियल प्रोग्राम स्टे प्रोवाइडेड हॉस्टल एकोमोडेशन मैंडेटरी होगा। उनको लगभग अगर देखना है कि इन विच एवर स्टेशन द हॉस्टल एकोमोडेशन इज अवेलेबल, जहां भी हॉस्टल का अकोमोडेशन है वहां आपको मिल जाएगा। एट स्टेशन वेयर हॉस्टल एकोमोडेशन इज नॉट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट विल एंटाइटल्ड फॉर हाउस रेंट अलाउंस, मतलब उनको HRA मिलने वाला है 27% HRA फेलोशिप के लिए, जो कि JRF और SRF में इतना मिलेगा। तो JRF में 8,370 रुपये और SRF में 9,450 रुपये मिलेंगे आपको पर मंथ। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट क्या है, तो आपको रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन का है एप्लीकेंट 8वें महीने में ये हो जाना चाहिए। फिर लास्ट डेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 31 तारीख 8वें महीने में हो जाएगा। फिर इंटरव्यू कब होगा, टेंटेटिव डेट है, ये कंफर्म नहीं है। सितंबर और अक्टूबर में ये आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, तो ज़्यादा समय नहीं है। इस महीने फॉर्म भरा जाएगा, फिर अगले महीने सितंबर और अक्टूबर में आपका इंटरव्यू टेंटेटिव रखा जा रहा है। तो दोस्तों आपके पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसे ज़रूर अपने लाइफ में लेके आएँ। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आप ये फॉर्म फिलअप करिए। एक बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है भाभा इंस्टीट्यूट या BARC इंस्टीट्यूट, इंडिया में टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में आता है और विदेशों में भी इसका नाम है। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच।